हमने विश्व कप के दौरान जो देखा वो सामान्य नहीं था। उस जीत के बावजूद विश्व कप एक ऐसी प्रतियोगिता है अर्जेंटीना खिलाड़ियों को डराने धमकाने। डिडियर डेस्कैम्प बिना किसी कारण से अर्जेंटीना का जश्न रुक गया, लेकिन मैदान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियति इतनी मजबूत थी। Lionel Messi becomes the youngest Argentine player to play at a World Cup since 1934. Germany is going into the semi-finals. Argentina is going out. Rolled through here for Lionel Messi. Flag stayed down and Messi. But Messi's out of the World Cup and Argentina are out. 16 वर्ष विश्व कप के बाद विश्व कप, मेसी ने दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सामना किया और आखिरकार मेसी को वो उपलब्धि मिल ही गई जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी। उन्होंने राष्ट्र के लिए स्वर्ण ट्रॉफी जीत लिया। अब तक का सबसे महान खिलाड़ी कौन है? दोस्तों, मुझे लगता है ये बहस खत्म हो गई है। लियोनेल मेसी ने बहुत आगे बढ़कर इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं कि गिनना मुश्किल है, जबकि वो 35 साल की उम्र में इतना शानदार खेल रहे हैं और टीमों को धूल चटा रहे हैं। 18 दिसंबर को ला पुल्गा ने पहली बार विश्व कप उठाई। लियोनेल मेसी के विश्व कप जीत के बाद उन्हें फुटबॉल की जगत में सबसे महानतम खिलाड़ी का दर्जा दिया गया। हमने विश्व कप के दौरान जो देखा वो सामान्य नहीं था, क्योंकि ये निस्संदेह सबसे अप्रत्याशित विश्व कप फाइनल था। लेकिन 2022 के अर्जेंटीना टीम को क्या अलग बनाता है और उन्होंने इस पल को कैसे संभव किया? आज हम अर्जेंटीना के विश्व कप फाइनल तक के सफ़र की समीक्षा करने जा रहे हैं। आखिर अर्जेंटीना ने 2022 विश्व कप कैसे जीता? मैं विश्व कप के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स और फिगर्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ, ताकि हम सभी इस बात पर एकमत हो सके कि हमने जो कुछ देखा वो कितना ज़्यादा चौंकाने लायक था। और फिर हम चैंपियन बनने की यात्रा पर गौर करेंगे। देखिए, ये विश्व कप प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाला टूर्नामेंट था। 72 गोल्स, जो कि 2014 और 1998 दोनों संस्करणों के अधिक है, जो कि 171 पर बराबर था। कतर अपना पहला मैच हारने के बाद पहला मेज़बान देश बन गया, लेकिन वैसे तो वास्तव में इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मोरक्को सेमीफाइनल पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। खिलाड़ियों ने यहां वास्तव में एक टैक्टिकल मास्टर क्लास के साथ साथ सेमीफाइनल में एक चौंकाने वाला परफॉर्मेंस दिया। टूर्नामेंट से नॉकआउट होने से पहले ब्राज़ील पहले स्थान में था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपने पंख खो दिए। और नेमार के काबिलियत को ध्यान में रखे तो उनका परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल नहीं गया। लेकिन फ्रांस के बारे में कहा जाए तो इतिहास में दूसरी बार किसी खिलाड़ी ने विश्व कप फाइनल में हैट्रिक स्कोर किया है, और ऐसा पहली बार हुआ कि वो हारने वाली टीम में था। जब हम इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें किलियन एम्बाप्पे के ऊपर बात करने के लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान सभी को दिखाया कि वो ट्रांजिशन प्ले, ऑन द स्पॉट या फिर बॉक्स के अंदर कितना खतरनाक हो सकता है। 60 मैचों में 8 गोल्स और 2 असिस्ट के साथ इस खिलाड़ी ने विश्व कप में कुल 12 गोल्स के साथ पहले की बराबरी कर ली, और इस खिलाड़ी ने लगातार फ्रांस को मुश्किलों से निकाला और कई बार हीरो ऑफ द मैच रह चुके हैं। इसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और अर्जेंटीनियन खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी आंकड़े सामने आएंगे। अब जो कि इस वीडियो का बाकी हिस्सा मुख्य रूप से टीम पर केंद्रित है, इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के इतिहास में गहराई से उतरना पसंद करूँगा, ताकि हम सभी इस महत्वपूर्ण जीत को हासिल करने से पहले आने वाले कठिनाइयों को गहराई से समझ सकें। 1993 में कोपा अमेरिका के जीत के बाद अर्जेंटीना कई मौक़ों पर फाइनल में पहुंचने के बावजूद ये टूर्नामेंट जीतने में विफल रहा। 27 साल का दर्द, लेकिन 10 जुलाई 2021 को ये सब खत्म हो गया। आखिरकार जीत मिली, एक अविश्वसनीय उपलब्धि जब अर्जेंटीना ने 2021 में कोपा अमेरिका जीता था। कॉन्टिनेंटल ग्लोरी एक बात है, लेकिन उस जीत के बावजूद विश्व कप एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसे अर्जेंटीना 1986 के बाद से जीतने में विफल रहा। हालांकि तब से 2 बार फाइनल में पहुंच चुका था। अर्जेंटीना का 2022 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग अभियान 2020 8 अक्टूबर को शुरू हुआ। 17 गेम, 11 जीत, 6 ड्रॉ और 0 हार के बाद अर्जेंटीना ने 2022 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटीना के साथ साथ ब्राज़ील भी अनडिफीटेड टीम थे और लोगों को इन दोनों टीमों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। अर्जेंटीना टीम को मैनेज करने के लिए लियोनेल स्कलानी ने जिम्मेदारी ली थी। 44 साल में जाने वाले सबसे कम उम्र के मैनेजर थे और पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे सफल मैनेजर्स में से एक थे। 21 वर्षीय एंजो फर्नांडिस का उभरना काफ़ी चौंकाने लायक था। रिवर प्लेट में इम्प्रेस करने के बाद वो जून 2022 में बेंफिका चले गए और उनका परफॉर्मेंस पहले से भी अधिक प्रभावशाली हो गया। इस विश्व कप से पहले उन्होंने केवल 3 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले थे और जूलियन अल्वारेस, जो कि 22 साल का था, 2021वीं कोपा अमेरिका में बस एक बार शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद उन्हें ईपीएल की दिग्गज टीम मैन सिटी में बड़ी तरक्की मिली
फ्रांस में PSG के साथ सीज़न के एक असामान्य शुरुआत ने बहुत से लोगों को ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या मेसी में अभी भी दम है, लेकिन उसके बाद मेसी जाग गया और अपने फॉर्म को रिटेन किया। मिड सीज़न तक PSG के लिए 20 मैचों में 12 गोल और 14 असिस्ट के साथ उद्देश्य की नई भावना का मतलब था कि कतर में उसके रास्ते में आने वाले हर एक व्यक्ति को मेसी के बेस्ट फॉर्म के खिलाफ सामना करना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि कोपा अमेरिका के जीत के तुरंत बाद सर्जियो अगुएरो को दिल की बीमारी के कारण फुटबॉल से संन्यास लेना पड़ा। एंजेल डी मरिया, रोड्रिगो दे पॉल और लाउटारो मार्टिनेज ये सभी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन ये नियमित रूप से आउट ऑफ फॉर्म हो जाते थे या फिर उन्हें इंजरीज का सामना करना पड़ता था। इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन वे बड़ी आसानी से पूरी तरह से बिगड़ सकते थे। अब हम अर्जेंटीना के विश्व कप के दौरान उनके परफॉर्मेंसेस को बारीकी से समझेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टूर्नामेंट में प्रवेश करते हुए अर्जेंटीना पूरी तरह से शानदार फॉर्म में था। 36 मैचेस में अर्जेंटीना ने 75 गोल्स दाग दिया। टूर्नामेंट के पहले मैच में सऊदी अरब के खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि स्कलानी के खिलाड़ियों ने जीत के अलावा कुछ और सोचा था, खासकर तब जब मेसी ने पेनल्टी पर गोल कर दिया और अर्जेंटीना ने सऊदी अरब के गोल पर गोल दागा। एकमात्र समस्या ये थी कि वे इस पूरे दौर में अपने पक्ष में बने रहने में विफल रहे। सऊदी अरब ने इसका फ़ायदा उठा लिया और अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो कि अर्जेंटीना का सपना टूटना शुरू हो चुका है। विश्व कप के इतिहास में सिर्फ एक बार कोई टीम अपने पहले मैच में हारने के बाद विश्व कप जीतने में सफल रही थी, वो था स्पेन 2010 में। अर्जेंटीना को अब अपने सपने को पूरा करने के लिए इनकी बराबरी करनी होगी। सौभाग्य से वे इसके लिए तैयार थे। मेक्सिको और पोलैंड के खिलाफ 2 लगातार जीत ने नॉकआउट स्टेज के लिए उनकी योग्यता सुनिश्चित कर दी। पहले ऑस्ट्रेलिया आया, जो कि एक सामान्य जीत थी। फिर नेदरलैंड्स की बारी आई। 73 मिनट तक अर्जेंटीना 2-0 की बढ़त तक पहुंच गए, लेकिन एकाग्रता में कुछ चूक के बाद डच प्लेयर्स ने 101 मिनट में बराबरी कर ली और मैच को पेनल्टी तक ले गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत रोमांचक मामला था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान नेदरलैंड्स की आलोचना होती रही, क्योंकि वान गाल की रणनीति दूसरे मैनेजर्स से काफ़ी अलग थी, खासकर अर्जेंटीना के खिलाफ। अर्जेंटीनी खिलाड़ियों को भड़काना, उनके ध्यान को तोड़ने की कोशिश करना, और आखिरकार ये काम कर गया। खेल के आखिरी क्षणों में नेदरलैंड्स ने बराबरी हासिल कर ली, लेकिन ये घिनौनापन बस खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं था। मैच में हाथापाई, मैच के बाद शब्दों का आदान प्रदान, सबसे महत्वपूर्ण रूप से पेनल्टी शूटआउट के दौरान डच खिलाड़ियों ने हर अर्जेंटीना खिलाड़ियों को डराने धमकाने की रणनीति अपनाई, लेकिन आखिर में अर्जेंटीनी खिलाड़ियों ने साबित कर दिखाया कि वो किस मिट्टी से बने हैं और नेदरलैंड्स को क्वार्टर फाइनल से नॉकआउट कर दिया और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां उनका सामना क्रोएशिया से हुआ, जो कि काफ़ी आसान जीत थी और था 3-0। अर्जेंटीना ने मैच के दौरान पूरी तरह से बॉल के ऊपर अपना डोमिनेशन बनाए रखा। मेरे लिए और शायद सभी के लिए सबसे बढ़िया गोल जूलियन अल्वारेज का तीसरा गोल था। मेसी ने समय को पीछे मोड़ा और टूर्नामेंट के बेस्ट डिफेंडर उसको वाडियो के गरिमा को छीन ली और अल्वारेज ने गोल स्कोर कर दिया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान लियोनेल स्कलानी ने 4-4-2, 5-3-2, 4-3-3 फॉर्मेशंस अपनाया। रणनीति और खिलाड़ियों के मामले में टीम के मुख्य स्तंभ पूरे समय के लिए कुछ हद तक कंसिस्टेंट रहे। अब असल रणनीति की बात करते हैं। अर्जेंटीना ने इस मैच में बहुत ही उच्चतम स्तर में साहस दिखाया। खैर, साहस एक तरह से कहा जा सकता है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि उन्होंने सोच समझकर जोखिम उठाया। जैसे कि अर्जेंटीना की 2021 कोपा अमेरिका की जीत के बाद मुझे लगा कि इस टीम में जवाबदेही और स्थिति के प्रति जागरूकता बहुत ज़्यादा है, जो 2021 से पहले देखी गई किसी भी अर्जेंटीना टीम से कहीं ज़्यादा है। इस फाइनल मैच के दौरान खास तौर पर पहले हाफ में अर्जेंटीनी खिलाड़ियों के लिए बॉल पर डोमिनेशन बनाए रखना बस एक फॉर्मेलिटी थी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये टीम बहुत ही ऊंचे स्तर पर खेल रही थी। जैसे कि फाइनल मैच के दौरान फुलबैक लगातार आगे बढ़ रहे थे, फ्रांस को अपने फाइनल थर्ड में जाने के लिए मजबूर कर रहे थे, मेसी डीप जा रहे थे, और जब भी ऐसा करते थे तो एक से अधिक खिलाड़ियों को अपने पोजीशन से बाहर कर देते थे। एम्बाप्पे मेसी के साथ ट्रैक बैक करने में स्वाभाविक हिचकिचाहट के साथ आपको उस तरफ बिल्डअप प्ले देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फ्रांस को रिएक्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसकी वजह से एंजेल डी मरिया को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया काउंटर करने के लिए। एंजेल डी मरिया ने इस मैच में जुलियस कोहेन को कड़ी टक्कर दी। 34 साल की उम्र में भी इस खिलाड़ी में गजब की फुर्ती है, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने इस मैच में पेनल्टी जीता, गोल भी स्कोर कर दिया। डी मरिया ने अर्जेंटीना टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और उनकी सहायता की वजह से मेसी को सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म कर सकने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिली।
अटैक करने के दौरान हमेशा हलचल होती थी, जिसका अर्थ है कि विरोधी टीम हमेशा व्यस्त रहते थे और लियोनेल मेसी के पास हमेशा पासिंग विकल्प होते थे। भले ही डिफेंसिवली उन्होंने थोड़ा बहुत ही दबाव डाला था। अल्वारेस और डिपॉल ने मेसी की काफ़ी ज़्यादा सहायता की दबाव डालने के लिए, जिससे उन्हें पासिंग लेन को ब्लॉक करने के लिए और अपनी गति से खेल का विश्लेषण हासिल करने के लिए स्वतंत्रता हासिल की। 81 मिनट तक स्कलानी ने शानदार तरीके से गेम को मैनेज किया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, फ्रांस एक शैडो बन चुका था, लेकिन डिडियर डेशकैम्प बिना किसी कारण से फ्रांसीसी फुटबॉल के सबसे महान आइकॉन में से एक नहीं बन गए। मुझे लगता है कि इस बारे में और भी अधिक कहा जाना चाहिए कि वो फ्रांस को पेनल्टी तक कैसे ले जाने में सफल रहे। डेशकैम्प ने हाफ टाइम से पहले 2 सब्स्टिट्यूशन किए, कोलोम्बनी और मार्कस तुरान के लिए ओलिवियर जिरू और उस्मान डेम्बेले। इन्होंने फ्रांस के स्वरूप को काफ़ी हद तक बदल दिया और डेशकैम्प के कमांड के हिसाब से आंटवान ग्रिजमैन को पीछे हटना पड़ा और मिडफील्ड की सहायता करनी पड़ी, जिससे गेम का रुख काफ़ी हद तक बदल गया। अगर आपने नोटिस किया तो दूसरे हाफ में फ्रेंच खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे और शायद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि डेशकैम्प ने गोल्डन बॉय को अकेले स्ट्राइकर के रूप में शीर्ष पर रखा, ना कि वाइड एरियाज में जहाँ उसने शुरुआत की थी। इस सेकेंड मिनट में गेम 2-2 से बराबर हो गया। दुनिया दंग रह गई, अर्जेंटीना का जश्न रुक गया। अब हमारे हाथ में एक मैच था। अर्जेंटीना लगातार दबाव बना रहा था और मेसी ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल स्कोर कर दिया। निश्चित रूप से ये अब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन किलियन एम्बाप्पे कहाँ रुकने वाला था। मौका मिलते ही हैट्रिक दाग दिया। इस प्रदर्शन के बाद किलियन एम्बाप्पे जीत के हकदार थे। ये उनकी महानतम उपलब्धि होगी। जीत से ये प्रदर्शन निश्चित रूप से फुटबॉल के इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन साबित होगा। अगर हम सब ईमानदारी से कहें तो विश्व कप फाइनल के संदर्भ में यह पहले से ही विवाद में था। यह इतिहास बन सकता था, लेकिन मैदान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियति इतनी मजबूत थी कि उसे नकारा नहीं जा सकता था। अर्जेंटीना अब अभिशापित नहीं रहा, दुनिया का राजा बनने की कगार में था। एमी मार्टिनेज ने फिर से दिखाया कि उनमें हिम्मत है और वो हर एक पुरस्कार के लिए हकदार है। एक पेनल्टी सेव, कुछ बेहतरीन डांस मूव और शायद विश्व कप के इतिहास का सबसे याद रखने लायक तस्वीर। ये आदमी एक लेजेंड है और फिर हमारे पास ये आदमी है। इस आदमी के बारे में ऐसा क्या कहा जा सकता है जो पहले से ही नहीं कहा गया है। लियोनेल मेसी ने सचमुच वो सब कुछ जीत लिया है जो एक ऐसे आदमी को जीतना चाहिए जो कि जीवन यापन के लिए बॉल को किक करता है। उसने हमें सालों से मेस्मराइज कर रखा है और हम सभी को आभारी होना चाहिए। हम सभी अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखने के लिए जीवित है और इस विश्व कप जीत ने उनकी महानता को और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया। एक ही टूर्नामेंट में विश्व कप के हर चरण में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी, 2 गोल्डन बॉल जीतने वाले पहले खिलाड़ी, विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा अपीयर होने वाला खिलाड़ी, 3 असिस्ट, अर्जेंटीना द्वारा खेले गए 7 मैचों में 5 मैचेस में मैन ऑफ द मैच। अब तक 8 बालों d'Or जीतने के साथ साथ ये खिलाड़ी सबसे महान फुटबॉलर बन चुका है और इस चीज़ के ऊपर कोई बहस नहीं कर सकता। ब्रह्मांड इस आदमी को विश्व कप ट्रॉफी के बिना खेल से दूर जाने की अनुमति नहीं दे सकता था और इस विश्व कप जीत के बाद वो पहले से भी अधिक अमर हो गया है। ऐसा खिलाड़ी सदियों में बस एक बार जन्म लेता है। फुटबॉल की जगत का सबसे बड़ा नाम लियोनेल मेसी बन चुका है। अर्जेंटीना को बधाई तीसरा सितारा के लिए। मुझे बताइए आप लोग अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के ऐतिहासिक जीत के बारे में क्या सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा।